देखिए हमने को पढ़ते जा मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन ना, जिसमें पढ़ लीजिए राजा राम मोहन राय, और बाद पढ़ लीजिए दयानंद सरस्वती। आज पढ़ लीजिए थियोसोफिकल सोसाइटी। मतलब देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना ना 1875 में भी रहे। कब भी रहे? 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में भी रहे। कहाँ? न्यूयॉर्क अमेरिका। ये ना जब एक स्थापना भेल 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में, तो दो व्यक्ति किलन। एक रहे जनरल अल्कॉट, जनरल अल्कॉट, एक मैडम वाला टस्की, मैडम वाला टस्की और जनरल अल्कॉट। ये जो रहना एक अमेरिका के रहन, एक मैडम जो रहे वो कहाँ के रही? रूस के। तो दोनों जना मिल के क्या कहलन थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना की है। किसका? थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना कब भेल? 1875 में। मैडम वाला टस्की और कर्नल अल्कॉट किलन जा ई सब क्या किए। जैसे भारत में ना, भारत में जिस हिसाब से आर्य समाज हो गया, ब्रह्मा समाज हो गया। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। जैसे ये लोग धर्म से रिलेटेड काम कर रहे थे, धर्म मतलब कैसे सुधार लाया जाए इससे रिलेटेड, उसी प्रकार ना ये लोग पहला बार ये कौन थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में जो अमेरिका में है वहां स्थापना करके ये लोग भी एक शुरू किलन जा कि धर्म में कैसे मतलब परिवर्तन, जैसे ये लोग काम कर रहा था। कौन? मैडम बलाटस। ये तो स्थापना की ना, जैसे ये काम कर रहा था, जैसे ब्रह्मा समाज जो धर्म में सुधार कर रहा था हिंदू धर्म में, आर्य समाज जो हिंदू धर्म में सुधार किया, उसी प्रकार ये लोग मैडम वाला टस्की और कर्नल अल्कॉट दोनों जना मिल के उसके बाद ये लोग क्या कहना न्यूयॉर्क में अमेरिका में 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुआ था ना। उसी समय 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना किए और उसी से लोगों को जोड़ने लगे। जिसे नहीं होता है कि मतलब आप जुड़िए हमसे, हम मतलब अपना विचार विमर्श बताने के लिए, तो थियोसोफिकल सोसाइटी से लोग जुड़ते गए और अपना विचार इन लोगों ने बताया। ये सब बताते बताते इनको लगा कि नहीं, अब भारत में भी हम लोग को मतलब बड़ा अपना ये करना चाहिए, विचार व्यक्त करना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया ना, तो 1882 में, कब? 1882 में मद्रास जो है ना, अभी मद्रास के अड्यार में ना क्या खोलन जा, एक मुख्यालय खोलन जा। क्या किए लोग? एक मुख्यालय खोले। जैसे मान लीजिए जैसे मान लिया हमने खान सर पहले छोटा मतलब टीचर थे, तब पटना में थे, तो उनका नॉलेज ज्यादा है, तो क्या करने लगे अब हर जगह कोचिंग खोलने लगे। जैसे इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में भी खान सर का मुख्यालय है ना, खान जीएस रिसर्च सेंटर का दिल्ली में भी है, प्रयागराज में भी है, हर जगह है। उसी प्रकार जिससे उन लोग का अपना विचार लगा, सबको पसंद आने, लोग जुड़ते गए ज्यादा, तो उन लोगों ने कहा कि ना 1882 में, कब? 1882 में मद्रास के अड्यार में, मद्रास के अड्यार मतलब मद्रास में एक जगह बा, कौन? अड्यार। वहां 1882 में एक मुख्यालय खोलन जा, मतलब एक मुख्यालय खोलने के यहाँ से भी मतलब आप इंडिया बताया जाएगा भारत में कैसे मतलब सुधार करना है, धर्म में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बताया जाएगा। ये कौन खोला? दोनों जने मिलके जो वहां खोला था, मैडम वाला टस्की और कर्नल अल्कॉट। इसका मुख्यालय 1882 में। इसके बाद ना क्या हुआ, इससे एक वहां एक महिला थी एनी बेसेंट नाम की। एनी बेसेंट ना 1889 में इनको भी पसंद आया थियोसोफिकल सोसाइटी की बात विचार, मतलब नहीं होता, हमको पसंद आ गया, तो हम इससे एनी बेसेंट जैसे हमको मान लीजिए हमको बीजेपी की बात समझ में आ रहा है, तो हम बीजेपी में जुड़ गए। अब कांग्रेस का आपको समझ में आता है, अब कांग्रेस में जुड़ गए। जिसका विचार जिससे मिलता है उसमें जुड़ जाता है। इसी प्रकार 1889 में, कब? 1889 में एनी बेसेंट ना क्या की थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य बनी। क्या बनी? सदस्य नहीं, वही बनी, मतलब एक सदस्य बनी कि भाई हम भी मतलब एक सदस्य रहेंगे। कब? एनी बेसेंट 1889 में। जब इनका देखा गया विचार विमर्श की इनको मतलब बोलना का टैलेंटेड है, बात मतलब समझाने का ही है, मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी देखा गया। किसमें? एनी बेसेंट में। इसलिए इनको बोला गया ना कि आप जाइए भारत में मद्रास के अड्यार में, आप वहां आप जाकर प्रचार कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। तो कहाँ गई? मद्रास में, मद्रास के अड्यार में। ये कब आई? 1893 में। कब आई? 1893 में। क्या कि सदस्य बने 1889 में। 1889 में जब ये बोलने लगी, विचार समझाने लगी, लोगों को पसंद आया, तो इनको क्या किया गया ना, जो स्थापना किए थे, इनको बोलने ना आप जाइए, कहाँ जाइए? आप भारत में एक सेंटर हम लोग का है, कहाँ? मद्रास के अड्यार में। वहां जाइए, आप अपने विचारों को रखिए, समझाइए लोगों को,
किसको? एनी बेसेंट को भेजा था। एनी बेसेंट भारत कब आई? 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बन गए। 93 भारत आई। हाँ, किस लिए? थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बन के अपन विचार विमर्श को बताने के लिए आई। इसके बाद क्या हुआ ना, यहाँ अपना विचार विमर्श बताने लगी, थोड़ा सा मतलब हाईलाइट हुई। उसके बाद क्या की 1898 में, कब? 1898 में इन्होंने ना सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किया। क्या के? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। कब? 1898 में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एनी बेसेंट जैसे क्या होला, जैसे आदमी कम फेमस रहेलन तो जैसे जैसे फेमस होते जाता है अपना सोचता है अपना फैलाएं, तो उसी पर जैसे खान सर हैं, खान सर का ज्यादा नाम हो गया तो क्या बोलते हैं, हमको यूनिवर्सिटी खोलना है बोलते हैं ना, उसी पर इनको लगा तो इन्होंने क्या किया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ के लिए? बनारस में 1898 में। उसके बाद यह सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में, कब? 1916 में मदन मोहन मालवीय नाम के एगो व्यक्ति रहन, वो का के ना इसका नाम BHU रख दिया। का? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अभी है ना जो BHU, क्या स्थापना किया था? मदन मोहन मालवीय। और सबसे पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज पहले नाम था, एनी बेसेंट की थी 1898 में। उसी का क्या कर दिए 1916 में BHU नाम रख के इसको मतलब स्थापना कर दिए। इसके बाद क्या हुआ ना, यहाँ बहुत फेमस हो रही थी। कौन? एनी बेसेंट। तो ये कहाँ काम कर रही थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी में, मद्रास में कर रही थी ना। तो मद्रास में इन्होंने क्या शुरू किया ना, ये स्वराज से ज्यादा मतलब रिलेटेड, स्वराज मतलब खुद का शासन, मतलब ये चाहती ना भारत के लोग ना अपना खुद का शासन करे, तो ये स्वराज का थोड़ा ज्यादा मानती थी। इसलिए इन्होंने होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग मतलब क्या? घर का शासन होता है ना, होम रूल लीग मतलब घर का शासन, मतलब घर का शासन। इसलिए क्या मद्रास में रह रही थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बन के। इन्हें 1916 में ना, कब? 1916 में कौन? एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। कहाँ से? मद्रास से। मद्रास से। इससे पहले भी ना बाल गंगाधर तिलक, कौन? बाल गंगाधर तिलक 1916 में, अप्रैल 1916 में कहाँ खोल रहा? पुणे में, महाराष्ट्र में खोल रहा। कहाँ? महाराष्ट्र में। आई का खोली सितंबर 1916 में, कहाँ खोली? मद्रास में। होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन मतलब समझ में आया ना। उसके बाद क्या हुआ कि ये अपना प्रचार करने लगी, अपना होम रूल लीग का कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये ज्यादा फेमस हो गई। क्या हो गई? ज्यादा फेमस। कौन? एनी बेसेंट। तो जब ज्यादा फेमस हो गई ना, तो जो भी उस समय पार्टी, अभी भी कैसे पार्टी है, जैसे अभी मान लीजिए कन्हैया कुमार ज्यादा फेमस था तो क्या किया वो? कांग्रेस अपने मिला लिया ना। हाँ, इसी प्रकार देखा ना उस समय, अरे ये तो बहुत फेमस होगी, तो कांग्रेस क्या किया ना, कांग्रेस इनको ना 1916 में बहुत फेमस हो गई होम रूल लीग आंदोलन के चलते और थियोसॉफिकल सोसाइटी की वजह से, तो फेमस हो गए। तो 1917 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ? कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हो रहा था। उस समय इनको क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष कहाँ बनी? कोलकाता में। कब बनी? 1917। कब बनी? इधर 1917 में, मतलब कोलकाता अधिवेशन 1917 का अध्यक्ष एनी बेसेंट। समझ में आया ना? ठीक है, ठीक है, समझ में आया। समझ, जैसे कोई भी सदस्य ज्यादा फेमस हो जाता है ना, उसको आदमी चाहता है अपनी पार्टी मिला ले, उसको मतलब जिससे हमको फायदा हो। तो ये 1916 में होम रूल लीग आंदोलन से ज्यादा फेमस हो गई। तो फेमस होगी कांग्रेस का कि ना, अगला अधिवेशन उनका होने वाला था कहाँ? कलकत्ता में। कब हो रहा था? 1917 में, अगला साल। तो फेमस हुई तो इनको अध्यक्ष बना दिया। तो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन है? एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। देखिए कांग्रेस के ना टोटल 3 गो महिला सदस्य अध्यक्ष बनी है। आजादी से पहले बोल रहे हैं, आजादी के बाद नहीं। आजादी के बाद सोनिया गांधी सब बनी है, ये सब नहीं। आजादी से पहले 1947 से पहले टोटल 3 गो महिला अध्यक्ष बनी है कांग्रेस का। देखिए पहला बनी है कौन? एनी बेसेंट। कब? 1917 में। कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। उसके बाद में 1925 में भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, ये तो भारत तक नहीं थी, ये तो आयरलैंड की थी। कहाँ के? आयरलैंड के। 1925 में हुआ कानपुर अधिवेशन कांग्रेस का। 1925 में कहाँ हुआ था? कानपुर अधिवेशन। उसमें प्रथम भारतीय महिला, कहीं अगर पूछी सवाल तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला तो कौन? एनी बेसेंट। कब? 1917 कलकत्ता। अगर वहीं पूछेगा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला तो कौन? सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। कब? 1925। कब? 1925। कहाँ? कानपुर अधिवेशन। समझ में? उसके बाद ना
एक और महिला बनी 1933 में। कब? 1933 में नलिनी सेन गुप्ता, प्रथम अंग्रेज महिला। ये अंग्रेज थी। हाँ, अगर ऐसे भी पूछ सकता, प्रथम अंग्रेज महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी नलिनी सेन गुप्ता कब बनी? 1933 में। तो समझ में, टोटल कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली 3 महिला आजादी से पहले 17, 25 और 33। हाँ, तो देखिए पहला बनी थी एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद बनी थी कौन? सरोजिनी नायडू। और उसके बाद हाँ, और उसके बाद बनी कौन? नलिनी सेन गुप्ता। एनी बेसेंट को ना 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला रहे थे। कौन? असहयोग आंदोलन चला रहे थे ना, सही है ना? असहयोग आंदोलन चला रहे थे। ई थी ना एनी बेसेंट, इनको अच्छा नहीं लग रहा था असहयोग आंदोलन। ये बोलती मतलब उनके विचारों से सहमत नहीं थी, गांधी जी के विचार से। हाँ, 1920। तो ये बोली ना, गांधी जी भी कांग्रेस से जुड़े थे ना। ये बोली ये उनके विचारों से सहमत नहीं थी असहयोग आंदोलन के लेकर, ये नाराज थी असहयोग आंदोलन चलाने को लेकर, इसलिए कांग्रेस से रिजाइन दे दी। कौन? एनी बेसेंट। समझ में आया? मतलब कांग्रेस से रिजाइन एनी बेसेंट दे दी। उसके बाद ये मतलब एक सारांश था, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट के पूरा बनाने में कहानी। अब फिर एक बार हम समझाते हो, बाद खत्म कर लीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी हम पूछम तो बताइए जा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब भी रहे? 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? कर्नल अल्कॉट और मैडम वालाटस्की। कर्नल अल्कॉट और मैडम वालाटस्की। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य एनी बेसेंट कब बनी? 1889। उनको भारत कब भेजा गया? 1893। थियोसॉफिकल सोसाइटी के ब्रांच मतलब शाखा कब भारत में खोला गया? 1882। कब? 1882 भेजा गया। हाँ, और 1882 और उसके बाद बोलेगा कहाँ खोला गया? मद्रास के अड्यार। देखिए एनी बेसेंट जब आई तो किस कॉलेज की स्थापना की? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। कब? 1898। कहाँ खोली? बनारस में। उसी का नाम बदलकर बीएचयू किसने किया? मदन मोहन मालवीय। कब? 1916। अब ऐसे कोई पूछेगा बीएचयू का स्थापना कब हुआ था? 1916। कब? किसने किया? मदन मोहन मालवीय। देखिए उसके बाद एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? कहाँ रह रही थी? मद्रास। कहाँ से? मद्रास से। कब की थी? सितंबर 1916। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? 1917। कहाँ? कलकत्ता। उसके बाद हम लोग बात करें एनी बेसेंट हो गई ले। एनी बेसेंट किसकी वजह से रिजाइन की? असहयोग आंदोलन की वजह से। देखिए एनी बेसेंट के 2-3 गो पत्रिका है। कौन कौन? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अब साइंस में। कल पढ़े, इससे पिछले बार पढ़े थे सदिश और अदिश। आज पढ़ेंगे हम लोग दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन से जितना भी रिलेटेड बा क्वेश्चन जितना आ सकेला वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए दूरी मतलब क्या होला? दूरी मतलब क्या होता है? दूरी मतलब एक कहीं हम जा रहे हैं, कुछ दूरी तय किए, जैसे एक सीधी लंबी दूरी जा रहे हो, चाहे एक मतलब कहीं हम जा रहे हैं किसी भी रास्ता से, तो एक दूरी तय कर रहे हैं ना भाई। तो क्या हो गया? दूरी मतलब कोई भी उसमें कटफट ना हो। जैसे हम शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाएंगे ना, तो अगर शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे तो विस्थापन हो गया। अगर इसे लॉन्ग जैसे रास्ता जा रहा है वैसे जाएंगे तो क्या हो गया? दूरी हो गई। जैसे मान लीजिए अब हमको दूरी मतलब क्या हो गई? किसी खास समय में चले के जो रास्ता है ना उसी का क्या है? लंबाई है। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग घर से आ रहे हैं तो किसी खास रास्ता से आ रहे हैं, तो आ रहे थे किसी खास समय में चले गए पथ मतलब रास्ता की लंबाई की क्या कहते हैं? दूरी। समझ में आया? दूरी हम बताए थे इससे पहले, हम इसलिए एक सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं कि जिससे समझ में आए। साइंस किसे समझ में आएगा बताएंगे, कहें कि सदिश पढ़ाए थे तो अब यहाँ काम आ गया। दूरी मतलब क्या है? दूरी सदिश है अदिश? अदिश। कहे कि इसमें दिशा से नहीं मतलब है, नहीं ना मतलब है भाई। हम बोल देने कि वहां जाओ तो हम ये थोड़े बोले कि पश्चिम दिशा से जाओ, पूर्व से जाओ, कहीं इधर से जाओ। हम समझाए थे ना उस दिन। अगर हमको लगेगा कि हमको एकदम बोला है कि पश्चिमी से जाना है तो ये तो कंफर्म ना हो गया दिशा कि हमको एकदम पश्चिमी से जाना है, तो ये में दिशा कंफर्म हो गया। तो दिशा जहाँ एकदम कंफर्म रही तो वहाँ का सदिश होगी। आज इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं, केवल परिमाण से मतलब रही। परिमाण मतलब संख्या। 20 किलोमीटर चला
तो 20 किलोमीटर हम बोल रहे हैं सासाराम जाना है, तो कैसे जाना है आपको ना जाना है भाई। आप चाहे इसे शॉर्टकट जाइए इधर से, चाहे इधर से जाइए। तो कहे का मतलब दूरी मतलब ना कोई शॉर्टकट नहीं, जिस रास्ता से हम जा रहे हैं उसको अगर नाप लिए तो हो गई दूरी। और दूरी कैसा एक राशि है, अदिश राशि है। दूरी कैसा राशि है, अदिश। कहे कि इसमें दिशा के कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए दूरी का मात्रा क्या वाला, दूरी का मात्रा हो गई मीटर, दूरी का मात्रा मीटर, दूरी का मात्रा मीटर। देखिए विस्थापन भी क्या एक दूरी है, उसका भी मीटर विस्थापन भी क्या है, दूरी है। विस्थापन मतलब हो गया ना शॉर्टकट दूरी, जितना शॉर्ट हम अपना सकते हैं। जैसे हम इनके पास जाना है हमको, मान लीजिए, तो यहाँ से हम शॉर्ट से यहाँ चले गए, तो शॉर्ट करना हो गया। अब हम जैसे आए थे इधर से आए थे ना सीधे, तो फिर वापस इधर गए, फिर इधर गए, ऐसे आए, तो क्या हो गई दूरी। अगर वही शॉर्टकट हो गई तो क्या हो गई, विस्थापन। जैसे हमको एक ई कोना से ना यहाँ जाए के बाद ई कोना पर, तो हम कहेंगे नहीं इस रास्ता से आ रहे किनारे 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 रास्ता, यहाँ आ गए, तो क्या हो गया दूरी। क्या कि कोई शॉर्टकट नहीं, जो पथ है वैसे हमारा है। अगर हमको विस्थापन मतलब यहाँ से डायरेक्ट से तिरछा गया तो क्या हो गया, विस्थापन। समझ में आए, विस्थापन क्या है, दूरी है। समझ में आए ना, विस्थापन क्या है, दूरी है। तो अब एक बात बताइए, शॉर्टकट मतलब कोई दिशा हुई, शॉर्टकट जाए के बाद हमारा कहीं तो कोई दिशा हुई शॉर्टकट के, शॉर्टकट रास्ता फिक्स में रहला, ऐसे जाए के बाद तबे शॉर्ट पड़ता रहा। अगर हम जैसे आए थे ऐसे आए तो ऐसे आए, तो क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। तो हम बोलेंगे किसी से हम शॉर्ट में कैसे सासरम जाए, तो कोई बोले यहाँ से नार पकड़ लीजिए चले जाइए, तो शॉर्टकट हो गई। तो शॉर्टकट का एक दिशा फिक्स बा ना, तो इसमें दिशा क्या हो जा रहा है, फिक्स। तो फिक्स हो रहा है तो कैसा राशि, सदिश राशि। समझ में आया, अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। जैसे दूरी में फिक्स नहीं रहे, हम बोलेंगे सासाराम तुमको जाना है, अब तुम जैसे जाओ। अब मान ले तू जा रहा है एकदम रोड पकड़, जीटी रोड एकदम सीधे सीधे, तो जीटी रोड में कोई शॉर्टकट होता है, प्लेन रास्ता जा रहा है तो जा रहा है, तो शॉर्टकट नहीं, तो दूरी हो गया। हम बोल दे कि नहीं तुमको सासाराम जाना है, मगर ई रास्ता से जाना है। कौन रास्ता से, ई जो सामने नहर से जाता है, तो ये फिक्स न हो गई, तो हमको पश्चिमे से जाना है, तो दिशा फिक्स भइल कि ना, तो दिशा फिक्स भइल तो क्या हो गया, सदिश। समझ में आइल, इसमें दिशा फिक्स हो गया तो वो सदिश है। जिसमें दिशा से कोई मतलब नहीं, केवल परिमाण से मतलब है। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलो, 5 फीट, ये क्या हो, परिमाण से मतलब है, उका अदिश। समझ में आइल, विस्थापन समझ में आइल, विस्थापन और दूरी। विस्थापन बताए, अभी बताएं दूरी का मात्रा क्या है, मीटर। तो विस्थापन क्या है, दूरी। तो एक मात्रा क्या हुई, मीटर। क्या ये भी एक दूरी है, विस्थापन भी दूरी है, लेकिन शॉर्टकट दूरी है। वो दूरी मतलब लॉन्ग दूरी, जैसे जिस रास्ता है जा रहे हैं। इस समझ में, इस सदिश राशि है सब विस्थापन, जबकि दूरी क्या है, अदिश राशि। समझ में आ रहा है। देखिए इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर, उसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर। देखिए दूरी जैसे ना, अगर हम मान लेते हैं दूरी कभी भी बढ़ ना होगा भाई, दूरी जब भी होगा बढ़ होगा। इतना समझ में आता कैसे, दूरी मतलब जो रास्ता बनाया है उसी से जाना है हमको, तो दूरी बड़ा होगा। अब विस्थापन शॉर्टकट मतलब एकदम शॉर्ट, जितने शॉर्ट पड़े तो का छोटा, ये तो कभी भी हुई, दूरी कभी भी बड़ा हुई, विस्थापन कभी भी छोटा हुई। अब बात हम बताती, अगर बाड़ा में हम छोटा से भाग दें तो कभी भी प्लस में आई कि नहीं आएगा भाई, आएगा ना। जैसे हम एक से भाग देवे के बाद, हम एक से बड़ा कोई भी संख्या लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, तो अगर एक से हम भाग दें तो कभी भी प्लस में आई ना भाई। अब बताइए, अब इस समझ गए, अगर हम छोटा में बड़ा से भाग देते तो कभी भी माइनस है। समझ में आता ना, माइनस में आएगा तो छोटा ही आई ना। तो अब देखिए, अब बताइए हमको, जैसे में दूरी बटा में विस्थापन हम ले रहे हैं, तो उसका मान क्या होगा, कभी भी एक से अधिक होगा या एक के बराबर होगा। देख कोई, हाँ एक से अधिक होगा, नहीं तो एक से बराबर भी होगा। जैसे एक कोई की रास्ता होला ना, तो हमको जाना है यहाँ से हमको निकलना है मान लीजिए पुल पर, तो एक ही ना रास्ता फिक्स बा। तो अगर हमको शॉर्ट में भी जाना होगा तो इसी रास्ता से जाएंगे, और लॉन्ग में भी जाना होगा तो इसी रास्ता से जाएंगे, तो दोनों बराबर ना हो गए, तो दूरी भी बराबर और विस्थापन भी बराबर। तो मान लो दोनों 2-2 किलोमीटर हो गया, 2 में 2 से भाग दें तो एक ही ना है। या तो दूरी और विस्थापन बराबर हो सकता है, या तो दूरी बड़ा होगा कभी भी और विस्थापन छोटा होगा, या तो बराबर या बड़ा। समझ में आइले। तो दूरी बटा में विस्थापन का मान कभी क्या हुई, एक से अधिक हुई, एक से अधिक या एक के बराबर। समझ में आइल कैसे। अब उसके बाद हम लोग देखें, ये समझ गए, इसका मात्रक समझ गए, ये क्या है, ये सब समझ गए। अब दूरी और विस्थापन में अंतर का बात, दूरी जैसे बा ना, दूरी केवल परिमाण बताता है, दूरी केवल क्या बताता है, परिमाण बताता है, जबकि विस्थापन न परिमाण और दिशा दोनों बताता है। परिमाण मतलब 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसा,
अब विस्थापन मतलब फिक्स बात है, मतलब किस दिशा में जाना है, कितना जाना है। तो दूरी केवल परिमाण बताता है, और दिशा थी विस्थापन परिमाण और दिशा दोनों बताता है। देखिए दूरी कभी भी का सदैव धनात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। दूरी क्या हो जाएगा? हाँ, धनात्मक और शून्य भी हो सकता है। हाँ, प्लस और जीरो हो सकता है। कौन? दूरी। और जबकि विस्थापन जौन बा ना धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। याद भाई देखो दूरी जौन बा धनात्मक और शून्य दोनों हो सकता है, जबकि विस्थापन जो बा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। हो गई। उसके बाद देखिए अभी हम बताइए कि दूरी एक कैसा राशि है? अदिश राशि। अब विस्थापन कैसा राशि है? सदिश। याद हुआ? आइए इसलिए पूछते हैं आप फिर। देखा दूरी कैसा है? अदिश है कि सदिश? अदिश। दूरी विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश। बोलना पे याद हो। विस्थापन सदिश। दूरी का मात्रा मीटर। दूरी का मात्रा मीटर। विस्थापन का मात्रा मीटर। दूरी और विस्थापन अलग अलग है? नहीं, एक ही है। जैसे दोनों दूरी है, लेकिन ये शॉर्ट दूरी का नाम हो गया क्या? विस्थापन। शॉर्ट दूरी का नाम हो गया विस्थापन, लॉन्ग दूरी का क्या हो गया? दूरी। इसलिए दोनों का मात्रा क्या है? मीटर। समझ में आयल? ओकरा बाद हम बोले हैं कि दूरी और विस्थापन से कभी भी भाग देम ना तो एक से बड़ा हो या एक के बराबर। समझ में आता है ना? क्या कि विस्थापन कभी बढ़ना है, तो जब बड़ हो ना करी तो कहाँ से छोटा हो? समझ में आता ना? उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी कैसा राशि है? अदिश। दूरी केवल क्या बताता है? परिमाण। विस्थापन क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों, क्योंकि सदिश है इसलिए। दूरी सदैव क्या होता है? धनात्मक और शून्य। धनात्मक और शून्य। जबकि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक ऋणात्मक और शून्य। देखिए दूरी कैसा? अदिश है, जबकि विस्थापन सदिश है। भारत की स्थिति और विस्तार, जिसमें पढ़ लेने जा भारत का कुल क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बा। भारत का अक्षांशीय विस्तार ये है, देशांतीय विस्तार ये है, ये सब पढ़ लेने जा। उसके बाद पढ़ लेने जा 9 गो तटीय राज्य है, 5 गो पश्चिम में, 4 गो पूर्व में, ये सब पढ़ लेंगे ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, ये सब पढ़ लिए थे। अब उसी से आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे भारत का ना, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट कही। मुख्य भूमि मतलब ये जो ऐसे लगा हुआ है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर, मुख्य भूमि मतलब ये दोनों को छोड़कर, अगर संपूर्ण कहेगा ना तो पूरा लक्षद्वीप और अंडमान दोनों के लिए एक बार। समझ में आ रहा है? तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कहीं ना तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी, जैसे तमिलनाडु राज्य हो गया, उसमें एक जगह कन्याकुमारी में स्थित है। कौन? केप कैमोरीन। कौन? केप कैमोरीन। केप कैमोरीन। केप कैमोरीन। केप कैमोरीन। ठीक। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कैमोरीन। केप कैमोरीन तमिलनाडु के कन्याकुमारी। भारत के सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु केप कैमोरीन। केप कैमोरीन कहाँ है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी। जबकि कह दी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूरा मिला लस, अगर केवल मुख्य भूमि कहे तो ई हो गई केप कैमोरीन। अगर पूरा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कही तो कौन हो गए? ग्रेट निकोबार में स्थित बा कौन? इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार में स्थित बा इंदिरा पॉइंट। अब इससे पहले में हम बताए थे कि मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। कितना बा? 8 डिग्री 4 मिनट। सबसे नीचे मतलब वहां से भारत शुरू हो रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। अब एक ऐसे घुमा के पूछ दी, देखिए कैसे रिलेटेड वाला क्वेश्चन काल जौन पढ़ने में आ जाएगा नाम। 8 डिग्री 4 मिनट जो है, अब पूछेगा कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट, दक्षिणी बिंदु जो है केप कैमोरीन, कितने डिग्री देशांत अक्षांशीय विस्तार है उस वहाँ? तो कितना? मुख्य भूमि का सबसे नीचे कौन बा? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट जितने ऊपर जाएंगे बढ़ते जाएगा। तो केप कैमोरीन सबसे औजे से शुरू होता है, तो औजे से भारत शुरू है, तो केप कैमोरीन कितना देशांतर बा? 8 डिग्री 4 मिनट। समझ में आयल? 8 डिग्री 4 मिनट। तो अगर वहीं पूछे पूरा ओवरऑल संपूर्ण भारत का इंदिरा पॉइंट, तो अभी उस दिन बताया था इंदिरा पॉइंट तो नीचे नहीं ऐसे बा, तो कभी भी तमिलनाडु राज्य नहीं आएगा। ऐसे तो समझ में आ गई थोड़ा सा। जो पीछे से कौन है? या तो कौन है? लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार है? तो ये कहाँ बा? नीचे बा ना सबसे, अंडमान निकोबार में सबसे नीचे बा। तो कितना डिग्री बदल रहे हैं? 6 डिग्री 4 मिनट बदल रही ना। और बताए थे ना, जैसे मुख्य भूमि का कई का अक्षांशीय विस्तार
8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर हो गई। तो नीचे मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट हो गई। अगर वो कहे कि संपूर्ण मतलब एथी का संपूर्ण भारत का, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी आ जाता है, तो ये थोड़ा नीचे है मुख्य भूमि से, तो इसलिए ये 8 है, तो नीचे आएंगे तो 6.6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट। तो अगर वहीं पूछे इंदिरा पॉइंट कितने अक्षांश पर स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट, ये समझ में आए? 6 डिग्री 4 मिनट। तो देखिए फिर से एक बार इसको समझते हैं। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट कौन होगी? केप कमोरिन। कहाँ? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। कितना डिग्री अक्षांशीय विस्तार बा? 8 डिग्री 4 मिनट। और कई मुख्य संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट। वहां कौन बा? इंदिरा पॉइंट। इतना समझ में आयल नीचे का? अब देखिए इंदिरा पॉइंट जो है ना, जैसे हम बताए थे, जैसे ये भारत हो गया, तो पूरा ये ब्रह्मांड हो गया, ये क्या हो गया? पूरा ये मतलब ये थी पूरा दुनिया इसी में गोल। तो ये बीच में एक रेखा खींचा गया था। क्या बीच में एक रेखा? उस दिन बताए थे, कर्क नहीं, विषुवत रेखा। पूरा दुनिया में, हाँ पूरा दुनिया में कौन बीच में खींचा गया? विषुवत रेखा। जो कितना है? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। अब भारत जोन बा ना, तो इससे ऊपर स्थित है, इससे ऊपर स्थित है ना। तो अब देखिए क्या है ना, 0 से ऊपर जाएंगे ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है ना ऊपर, डिग्री बढ़ेगा। तो ये विषुवत रेखा के जस्ट इतना ऊपर स्थित बा, क्या कि यहाँ से 0 शुरू हो रहा है विषुवत रेखा से। स्थित कहाँ है? यहाँ पर भारत। तब ना यहाँ से 1 2 3 6 पर आगे हो रहा है। तो विषुवत रेखा से अगर भारत की अगर दूरी पूछे ना, कितना? 876 किलोमीटर। कितना? 876। विषुवत रेखा से देखो इंदिरा पॉइंट, तो सबसे भारत के नीचे कौन बा? इंदिरा पॉइंट। तो सबसे अगर कुछ विषुवत रेखा से भारत कितने दूरी पर है? इंदिरा पॉइंट कितना बा? 876। विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी 876। विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी 876। या इसे पूछा भारत का कोई मतलब स्थान कितना दूर है? कितना? 876। तो विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितना बा? 876। समझ में आइले? अब देखिए जैसे हम लोग नीचे के समझ लिए, अब ऊपर का समझा जाए। थोड़ा क्या समझा जाए? ऊपर का। देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। मतलब उत्तरी मतलब सबसे उत्तरी, मतलब सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर हमने के कितना अक्षांशीय विस्तार बा? 37 डिग्री 6 मिनट। उससे ज्यादा बा? अरे भाई है ज्यादा, उससे ज्यादा। तो देखिए ऊपर तो इंदिरा पॉइंट के ए थी, इंदिरा पॉइंट इंदिरा कौल कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ स्थित है? सबसे ऊपर कौन बा? जम्मू कश्मीर। कौन? लद्दाख में। मतलब अब लद्दाख हो गया है, अब लद्दाख हो गया, अलग अलग राज्य हो गया। तो लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। 6 मिनट ये ना पढ़ रहे थे। उत्तर और दक्षिण समझ में आई कहानी? फिर से एक बार हम समझा देते हैं। जैसे में पूछेगा ना, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु कौन? केप कमोरिन। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। और वहीं पूछ दे इंदिरा पॉइंट, भारत के संपूर्ण भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन? इंदिरा पॉइंट। कितना? 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट ये हो गया नीचे का। अब आते हैं ऊपर। ऊपर में मतलब भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। तो कौल मतलब का ला? कौल जब भी आदमी ऊपर ना कर मुंह का, कौल मतलब पुकारना, ये ना होला। तो कहाँ से आदमी पुकार? मुंह से। तो मुंह कहाँ बा? सबसे ऊपर बा। तो कॉल आई तो कहाँ? ऊपर। पॉइंट जब भी आदमी नीचे देवेला ना, कहीं देवेला तो नीचे देवेला ना मुंह से, तो कहाँ नीचे? तो नीचे वाला कौन हो गया? इंदिरा पॉइंट। ऊपर वाला कॉल। ऊपर वाला इंदिरा कॉल। ये हो गया। अब देखिए ओकरा बाद देखिए अक्षांशीय विस्तार पढ़ते जाते एक पढ़ लेगा। भारत में ना अक्षांश जैसे विषुवत रेखा से 0 1 2 3 4 ऐसे शुरू होता है। एगो भारत जब बीचों बीच में 23 डिग्री में आला, 23.5 डिग्री में एगो कौन रेखा बा? कर्क रेखा। कौन बा? कर्क रेखा। कर्क रेखा जैसे कर्क रेखा ऐसे ही चल बा। कितना पर? 23.5 डिग्री पर। कितना पर? 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा खींचा गया है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर खींचा गई बा, जो बहुत मतलब राज्य से होकर गुजरती है। गुजर ले ना, 8 राज्य से गुजरती है। टोटल कितना राज्य से गुजरती है? 8 राज्य। भारत जो बा, भारत को 2 भागों में कौन सा रेखा बांटती है? कर्क रेखा। अब पूरा दुनिया को कौन सा बांटती है? विषुवत रेखा। अब भारत को कौन बांटती है? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य से। कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्य से। देखो 8 राज्य कौन कौन में समझ लेगा, लाइन से समझ लेगा, नहीं तो इसे ट्रिक भी बहुत है।
गुजरात, गुजरात के बाद कौन बा? राजस्थान, राजस्थान के बाद कौन बा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कौन बा? छत्तीसगढ़, तब झारखंड, तब पश्चिम बंगाल, तब त्रिपुरा, तब मिजोरम। समझ में आये? बिहार से ना गुजरा। देख बिहार से ना गुजरला। टोटल देखा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से। 8 राज्य से। टोटल कितने राज्य से? 8 राज्य से। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए कर्क रेखा ना टोटल भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में काटती है। देखो लाइन से सीखेंगे एकदम इधर से। कौन बा? गुजरात, देखो ध्यान दे जाए एकदम मैप पर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद बा? और सबसे लास्ट में गई तो मिजोरम बा। मिजोरम हो गई। एने सबसे पहले गुजरात। याद बा? लाइने से पूछी। अब पहले वाला जमाना गई के मतलब कहीं से पूछता रहा। अब थोड़ा हार्ड कर दिया है। हाँ, दाहिने तरफ कौन है? पूर्व साइड में कौन है? ई कौन है? ऐसे मतलब तो याद भाई। मिजोरम में हाँ, मिजोरम ना लास्ट में तो मिजोरम। ये मतलब समझ में आया एक बार। जैसे कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, जो भारत को 2 भागों में काटती है। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, एकदम ध्यान से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कोई ट्रिक ना काम करी, क्या कि अब ऐसे पूछेगा लाइन से, ट्रिक याद करेगा वो लाइन से ना रहेगा। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कर्क रेखा ना, कर्क रेखा के अब और ट्रेंड बदल दिया का। कर्क रेखा है तो सबको याद कर लिया है, तो अब ये पूछ रहा है ना ऊपर कौन सा राज्य है, नीचे कौन सा राज्य है, ऐसे पूछ रहा है। इसको थोड़ा मैप पर देख लीजिए जो भी है, नहीं तो हम बताएं तो अभी तो समझ में आई ना उतना। जैसे समझ में आता ना, ये थी उत्तर में कौन है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, ये सब कौन हो? ऊपर में हो गया। इससे नीचे में हो गया तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब तो इस टाइप का हो गया। ऐसे कर लेना है। उसके बाद देखिए और क्या है ना, ये हो गया, उसको देख लीजिएगा ऐसे तो ध्यान पर। इसके ऊपर कौन कौन बा? ये थी पंजाब हो गई, दिल्ली हो गई, जम्मू कश्मीर हो गई, ऊपर साइड में हो गया। नीचे में पूछेगा तो पूछ लेगा कर्क थी क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश कर्क रेखा के किस साइड है? नीचे, ऊपर, उत्तर, दक्षिण, इसी तरह उस टाइप के समझ लेना है। उसके बाद देखिए ये हो गया कर्क रेखा। उसी प्रकार एक कौन है, एक थी है हम लोग का मानक समय 82.5 डिग्री बा ना, भारतीय मानक समय कौन है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री बा ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ से समय का निर्धारण होता है। क्या होता है? समय का निर्धारण। हाँ, भारत में यहीं से पूरा समय का निर्धारण कहाँ से होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना। जो ई जोन में ना, यहाँ से समय का क्या होता है? निर्धारण होता है। क्या होता है? समय का निर्धारण होता है। अब देखा जा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा भाई, ये भारत के ना, भारत के टोटल 5 राज्य से गुजरेला। कितना राज्य से? 5 राज्य से। कितना? 5 राज्य से। तो 5 राज्य में ना, जैसे ऊपर से आएगा हमने देखेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जहाँ भारत का समय निर्धारित होता है, वो जीएमटी से कितना आगे बा? 5.5 घंटा। देखो मोबाइल में दिखा ला जीएमटी से 5.5 घंटा आगे, मतलब जब भी समय रहे उससे 5.5 घंटा हम लोग का आगे रहेगा ना, दिखाता है ना। जीएमटी से मोबाइल में देखिएगा तो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे, जो ग्रीनविच जो वहां मतलब स्थापित किया गया है, उससे 5.5 घंटा यहाँ आगे बताएगा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद में स्थापित है। कहाँ है स्थापित? यहाँ मुख्यालय इसका बनाया गया मुख्यालय। तो यहाँ से क्या होता है? समय का निर्धारण होता है। तो ई जोन बा ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, देशांतर मतलब खाड़ा हो गया। हाँ, ऐसे तो देशांतर ये टोटल 5 राज्यों से गुजरेला। कितना राज्य से? 5 राज्य से। पहला उत्तर प्रदेश, सबसे ऊपर कौन? उत्तर प्रदेश। उसके बाद आ जाए मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। कितना राज्य से गुजरता है? 5। कितना? 5। देखिए एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद भाई 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जहां से भारत का समय निर्धारण होता है, जो इलाहाबाद में स्थित है, कितने राज्यों से गुजरता है? 5। कितने राज्यों से? 5। कैसे? एकदम ध्यान से देखेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अभी एक और बात हमने की यहाँ देख लीजिए, अभी कर्क रेखा हम लोग पढ़े ना भाई, कर्क रेखा टोटल 8 राज्य से गुजरता है, जिसमें 2 राज्य कॉमन बा, उसमें कौन, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसमें कर्क रेखा भी गुजर रहा है। इसमें कौन गुजर रहा है, मानक समय भी गुजरता है। लेकिन देखिए बात एक बताइए, जैसे कर्क रेखा है जब भारत के बीचों बीच से, तो आई राज्य तो मान लेने मध्य प्रदेश बहुत बड़ा हो गई, आई 82.5 डिग्री मान ला एथी हो गई, तो अब ई जरूरी थोड़े बा कि ई राज्य से गुजरता तो 82.5 डिग्री से लड़बे करी, जरूरी बा ना लड़े। तो ई देख ई जौन बा ना, अगर इसमें पूछ दी जैसे कि ना कि देख जैसे ई पूछेगा ना, जो 82.5 डिग्री और कर्क रेखा कहाँ पर मिलती है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिल रहा, छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में मिलेला ना, गुजरेला दोनों भले, तो गुजरात कहाँ मिलती, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिल रहा, छत्तीसगढ़ में। हाँ, दो जैसे ई दोनों कौन कन्नड़ा से गुजरेला बताओ, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कर्क रेखा भी गुजरता है 82.5 डिग्री, पूर्वी देशांतर रेखा भी गुजरता है, समझ में आइले। तो अगर कोई पूछेगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितना राज्य से गुजरला, 5, कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और कई कर्क रेखा बुला गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद होगी दोनों 2 राज्य से गुजरता है, एक जगह मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर वही पूछी ना जैसे एथी बा, ये पूर्व में कौन राज्य स्थित बा, सबसे पूर्व में, हाँ अरुणाचल प्रदेश बा ना, पूर्व में, हाँ पश्चिम में गुजरात बा, ठीक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश बा और पश्चिम में गुजरात। दोनों के बीच समय के बीच अंतर होगा ना भाई कुछ, तो दोनों में लगभग 2 घंटा का अंतर है। कितने का, 2 घंटा का अंतर, 2 घंटा का अंतर, हाँ 2 घंटा का अंतर। कितना घंटा, 2 घंटा। टोटल कितने घंटे का अंतर बा, 2 घंटा। अब देखा हम लोग अभी पढ़े हैं कि इतना तो ये लोग समझ गए। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि उत्तर में कौन राज्य है, उत्तर में कौन बिंदु, इंदिरा कौल, और सबसे नीचे में कही तो इंदिरा पॉइंट। अगर वहीं अब अगर कही कि पूर्व में कही, सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, सबसे पूर्वी में किबुथु, जो कहाँ बा, अरुणाचल प्रदेश। पूर्व में सबसे कौन है, अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ कौन सबसे पूर्वी बिंदु कौन बा, किबुथु। और जबकि सबसे पश्चिमी कौन बा, गुजरात, पढ़ लीजिए ना, कौन बा, गुजरात। और गुजरात में कौन बा, गौर माता या सर क्रीक भी आयला ना, ये गुजरात में कौन बा, गौर माता है, सर क्रीक हो गए। तो अगर ये पूछी दोनों के बीच समय का अंतर कितना बा, 2 घंटा का। तब चारों याद भइल पॉइंट। देखिए सबसे उत्तरी बिंदु भारत का इंदिरा कौल, सबसे उत्तरी बिंदु भारत का इंदिरा कौल, सबसे दक्षिणी कही थे इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी कही था इंदिरा पॉइंट। कितना डिग्री, 6 डिग्री 4 मिनट। कितना डिग्री, 6 डिग्री 4 मिनट। और कहीं मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट। वे थी 6 डिग्री 4 मिनट होता है, नहीं मुख्य का नीचे का संपूर्ण कही तब 6 डिग्री 4 मिनट, और मुख्य कही तो उन होगी तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट। क्यों पूछता है कि मतलब उत्तर में इंदिरा कौल 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट ये हो गया। उसके बाद पूछी पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश के किबुथु, अरुणाचल प्रदेश के किबुथु। पश्चिम में कही तो सर क्रीक, गुजरात या गौर माता।